Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 9th chapter in your civics book and the name of your chapter is A Shirt in the Market. Right? तो start करते हैं chapter. This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. क्या बताएंगे? देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉटन सबसे पहले खेत में उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद उससे कपड़ा धागा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, उससे एक टेलर जो है शर्ट बनाता है और फिर फाइनली मार्केट में उस शर्ट को बेचा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो प्रोसीजर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड या फाइनल गुड में किस तरीके से कोई चीज कन्वर्ट होती है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कॉटन कैसे एक शर्ट में कन्वर्ट होगी, किस तरीके से वो मार्केट में फाइनली जाके बिकेगी, वो बीच की सारी प्रोसेस हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। We shall see that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling takes place at every step in the chain. Does everyone benefit equal from this or do some people benefit from more than other? We shall find out. क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि देखो एक चेन है पूरी, ठीक है, जिसमें अलग अलग पर्सन अलग अलग जो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगी। कौन पर्सन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है इस चेन में और कौन कम कमाता है या क्या सब इक्वल कमाते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अ कॉटन फार्मर इन करनूल। कुरनूल का एक कॉटन फार्मर है। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश, ग्रोस कॉटन on her small piece of land. The bolts of cotton plant are ripe and some have already burst. So Swapna इज बिजी पिकिंग कॉटन। देखो स्वप्ना का एक खेत है, ठीक है, एक फार्मर है, वो उसके खेत में क्या है, उसने जो है कॉटन उगा रखी है। अब कॉटन उगा रखी है तो कुछ कॉटन तो जो है राइप हो गई है, यानी कि पक गई है। पक गई है मतलब तोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो स्वप्ना क्या कर रहा है, बिजी है वो कॉटन को पिक करने में। पिक करने में मतलब पौधे पे वो लग चुकी है, उनको तोड़ने में बिजी है। The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. मतलब एक साथ उनको नहीं तोड़ना पॉसिबल होता, तो हार्वेस्ट में यानी कि इस फसल को तोड़ने में बहुत सारा समय लगता है। Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. अब जब सारी कॉटन वो तोड़ लेते हैं उसके बाद उसको लोकल कॉटन मार्केट में सेल करने के बजाय जो स्वप्ना है वो अपने हस्बैंड के साथ उसको लोकल ट्रेडर, ठीक है, व्यापारी है कोई वहाँ का लोकल, उसको जाके बेचते हैं। At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed rupees 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizer, pesticides for cultivation. देखो जब उसने कॉटन की खेती शुरू करी थी तो उसने क्या किया था, इस ट्रेडर से 2500 रुपए जो है बहुत ऊंची ब्याज दर पे लोन लिया था, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया था 2500 रुपए। किस काम के लिए लिया था, ताकि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके, पेस्टिसाइड खरीद सके खेती करने के लिए, ठीक है। तो अब जब उसने पहले ही उससे लोन ले लिया तो वो अपना जो उसने प्रोडक्शन किया है वो भी उसी को जाके बेच रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने उससे कर्जा लिया उस ट्रेडर से, ठीक है, जिस ट्रेडर से कर्जा लिया है उसी को वो कॉटन बेचने जा रही है, ठीक है। At that time, the local trader made Swapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. जब उसने उससे लोन लिया था स्वप्ना ने उस ट्रेडर से, उस व्यापारी से, तो उस व्यापारी ने एक कंडीशन रखी थी कि तुम अपना सारा कॉटन मुझे ही बेचोगे, ठीक है। तो स्वप्ना एग्री हो जाती है कि ठीक है तुम मुझे लोन दे रहे हो, बदले में मैं तुम्हारा अपना सारा कॉटन तुम्हें ही बेच दूंगी। तो इसलिए वो लोकल मार्केट में बेचने नहीं जा रही है कॉटन मार्केट में अपनी कॉटन को, बल्कि जो उस ट्रेडर को अपना कॉटन बेचने जा रही है जिससे उसने लोन लिया था, ठीक है। Cultivation of cotton requires high level of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often the small farmer need to borrow money to meet these expenses. देखो कॉटन उगाने में बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारा एक्सपेंस आता है, फर्टिलाइजर खरीदना होता है, पेस्टिसाइड खरीदने होते हैं। तो कॉटन उगाना कभी भी क्या होता है, सस्ता नहीं होता है। बहुत सारे पैसे लोगों को, जो किसान होते हैं उनको बोरो करने पड़ते हैं, बोरो मतलब उधार लेने पड़ते हैं, ठीक है। At the trader's yard, two of his men weighed the cotton bags of cotton at a price of 1500 per क्विंटल। अब जब वो ट्रेडर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है उन जिस भी
बैग में वो कॉटन लेके आए थे, उनको उसके जो आदमी हैं वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉटन के बैग्स को तोल रहे हैं, वेइंग कर रहे हैं उनकी, ठीक है, उनका वजन कर रहे हैं और किस हिसाब से खरीदते हैं, 1500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से वो उससे कॉटन खरीदेंगे, ठीक है। द कॉटन फैचेज 6000, टोटल कॉटन कितने की बिकती है, 6000 रुपये की। द ट्रेडर deducts rupees 3000 for repayment of loan and interest and pays to अपना rupees 3000। अब 6000 की कॉटन बिकी है, तो जो ट्रेडर था, व्यापारी था, उसने 3000 रुपये अपने लोन के काटे। 3000 रुपये कैसे काटे, 2500 रुपये लिए थे, 3000 क्यों काटे, 500 रुपये उसने ब्याज के काटे उसके, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट था ना, 500 रुपये उसने ब्याज के काटे। तो 2500 रुपये लोन लिया था, 3000 रुपये काटता है ब्याज के समेत और बाकी कितने बचे, 3000 रुपये, तो वो जाके उसको स्वप्ना को पेमेंट कर देता है। आ गई बात समझ में, किस तरीके से बिकी कॉटन। स्वप्ना 3000 ओनली। अब स्वप्ना के पास सिर्फ 3000 रुपये कमाई आई है, ठीक है। ट्रेडर, कॉटन इज सेलिंग चीप, देर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। अब स्वप्ना कहती है सिर्फ 3000 रुपये, तो ट्रेडर उसको कहता है हाँ कॉटन ना बाजार में बहुत सस्ती बिक रही है, ठीक है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी कॉटन आई हुई है, यानी कि खेतों में बहुत अच्छी कॉटन उगी है अब की बार, तो हर जगह कॉटन ही कॉटन है, इसलिए सस्ते दामों पर लोग उसको खरीद रहे हैं। स्वप्ना, आई हैव toiled so hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get मच बेटर प्राइस। अब वो कहती है स्वप्ना मैंने बहुत मेहनत करी है 4 महीने तक कॉटन उगाने में, और आप देख सकते हो कि मेरी कॉटन कितनी फाइन है, कितनी अच्छी है, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही थी कि इस बार मुझे कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे। ट्रेडर, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट कुरनूल मार्केट इफ यू डू नॉट बिलीव मी। अब ट्रेडर उसको क्या कहते हैं, देखो मैं तो बहुत अच्छे प्राइसेस पे कर रहा हूँ, मार्केट में तो जो बाकी ट्रेडर हैं, या आप कुरनूल की कॉटन मार्केट में जाओगे वहाँ तो इससे भी कम दाम में लोग जो है कॉटन खरीद रहे हैं। स्वप्ना, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। वो कहती है स्वप्ना ट्रेडर को, ठीक है तुम गुस्सा मत करो, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि हम इस कॉटन को बेच के इतना कमा लें ताकि हमारे आगे आने वाले कुछ मंथ तक हम अपना खर्चा उठा सकें, ठीक है। दो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट 1800 पर क्विंटल, शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर। अब स्वप्ना हालांकि ये जानती थी कि जो कॉटन है वो 1800 रुपये पर क्विंटल पे बिक सकती थी। अभी इसने कितने रुपए में खरीदी थी, इसने खरीदी थी 1500 रुपये में, जबकि स्वप्ना को पता था ये 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बिक सकती थी, लेकिन उसने उसके साथ ट्रेडर के साथ बहस नहीं करी, ठीक है। द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सपेंसेस exigencies such as illness, children's school fees also. There are times in the year when there is no work and no income for farmers, so borrowing money is the only means of survival। देखो अब ये बता रही है कि इसने आर्गुमेंट क्यों नहीं करा उस ट्रेडर के साथ, क्योंकि जो ट्रेडर था एक बहुत बड़ा आदमी था, ठीक है, और सिर्फ खेती के लिए ही लोगों को लोन नहीं लेना पड़ता था इससे, बल्कि जो उनकी एग्जिजेंसी क्या होती है, जैसे कोई घर में इमरजेंसी आ गई पैसों की, तो उस समय में भी लोग जो है इस ट्रेडर से लोन लेने जाया करते थे, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ठीक है, या फिर जब उनके पास काम नहीं होता था काम तो उनको पैसों की जरूरत होती थी, तो वो इस व्यापारी के पास जाते थे पैसे उधार लेने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा बहस इस व्यापारी के साथ नहीं करती है। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. स्वप्ना ने अपने खेत में काम करके जितनी अर्निंग करी उगा के, वो उतनी ही थी जितना कि वो किसी और के खेत में मजदूर बन के काम करती, मतलब उससे कहीं, मतलब जैसे देखो आपने अपना काम करा तो आप सोचते हो ना कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन स्वप्ना की अर्निंग उतनी ही थी जितना कि वो किसी और के खेत में अगर काम करने जाती तो भी उसे इतने ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लोथ मार्केट ऑफ Erode. Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. विश्व की सबसे बड़ी जो है क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु की, जो कि इरोड्स मार्केट है, ठीक है, इरोड्स मार्केट के नाम से है। Cloth that is made by weaver in the village around is also brought here for sale. Around the market are offices of cloth merchants who buy this cloth. देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव से जो बुनकर है, वीवर्स है, वो कॉटन लेके आते हैं, क्लोथ लेके आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लोथ। और मार्केट के चारों तरफ जो है
ऑफिसेस हैं किनके, व्यापारियों के, जो कि इस क्लोथ को खरीदते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो केम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। अब ये मार्केट इतनी बड़ी है तो दूसरी जगह के जो ट्रेडर्स हैं वो भी आके यहाँ से कॉटन को खरीदते हैं। ऑन द मार्केट डेज you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. अब देखो जब मार्केट डेज होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, आप यहाँ पे जो है कपड़ा लाते हुए देखोगे किनको, वीवर्स को। दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट, मतलब व्यापारी ऑर्डर देके कपड़ा बनवाते हैं, किससे, वीवर्स से, बुनकरों से, और वो लाके उनको कपड़ा बेचते हैं, ठीक है। दे परचेजेस द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज मेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। वी कैन सी हाउ दिस इज डन। देखो जो मर्चेंट होते हैं, मर्चेंट कौन होते हैं, व्यापारी, वो क्या करते हैं, धागा, यार्न मतलब धागा देते हैं इन बुनकरों को, ठीक है। बुनकर क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर, जैसा भी कपड़ा उस मर्चेंट को चाहिए होता है वैसा कपड़ा बना के उस धागे से उसको देता है, ठीक है। The merchant distributes work among the weavers based on their orders he had received for cloth. अब ये जो मर्चेंट होते हैं वो काम के जिस हिसाब से उन्होंने धागा बांटा होता है, जिस हिसाब से उन्होंने जो है बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लोथ, जिस तरीके से उसके पास ऑर्डर आया होता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। व्यापारियों के पास भी तो ऑर्डर आता होगा ना कपड़ों का, तो जिस हिसाब से व्यापारियों के पास ऑर्डर आता है उस हिसाब से वो इन बुनकरों से काम करवाते हैं। द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिज क्लोथ। अब वीवर कौन है, बुनकर, जो कपड़े को बुनता है, धागे को बुन के कपड़ा बनाता है, वो जो है धागा लेता है और बदले में कपड़ा बना के मर्चेंट को देता है। For the weavers, this arrangement seemingly has two advantages. The weaver do not have to spend their money on purchase of yarn. इस जो सिस्टम है इसके क्या फायदे हैं कि जो वीवर है उसको यार्न खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसके पास जो ऑर्डर आएगा वो यार्न अपना खुद देगा उसको, मर्चेंट, ठीक है, अपना धागा उसको खुद देगा जिसको भी कपड़ा बनवाना है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो बुनकर होते हैं इनको अपना धागा खरीदना नहीं पड़ता अलग से। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश गुड इज टेकन केयर ऑफ। उसके बाद अगर मान लो बुनकर अपना ही कपड़ा बना के बेचे तो उसको बेचने के लिए भी बाजार में जाना पड़ेगा, उसमें भी दिक्कत है। अब इनको पता है जिसने मेरे को धागा दिया उसी को मुझे अपना कपड़ा बना के बेचना है, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, ना तो धागा खरीदना पड़ेगा और ना ही उसको फाइनल प्रोडक्ट यानी कि कपड़ा बेचने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा। वो मर्चेंट आएगा और अपने आप उससे कपड़ा खरीद लेगा, ठीक है। वीवर नो फ्रॉम द आउटसाइड what cloth they should make and how much of it is to be woven। अब बुनकरों को भी पता होता है कि किस तरीके का कपड़ा उनको बनाना है, ठीक है, और उसमें जो है how much it is to be woven, कितना उसको बुनना है, ठीक है। However, this dependence of the merchants both of raw material and markets mean that the merchants have a lot of power। लेकिन इसका मतलब ये है कि मर्चेंट के पास ज़्यादा पावर है, व्यापारियों के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल भी दे रहे हैं उसको और फिनिश्ड गुड भी खुद ही खरीद रहे हैं, यानी कि ज़्यादा पावर है मर्चेंट्स के पास, ठीक है, ज़्यादा अधिकार है। दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ। द वीवर हैव नो वे ऑफ knowing who they are making the cloth for and what price it will be sold। देखो अब जो व्यापारी होगा, मर्चेंट होगा, उसकी मर्जी है वो कितने बहुत ही कम पैसे में उससे जो है यार्न से कपड़ा बुनवा लेता है, ठीक है, और बुनकर को नहीं पता होता कि वो मार्केट में जाके इसको कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। तो जो बुनकर है वो क्या है, कमजोर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसको जितने पैसे मिलेंगे उतने कम पैसे में उसको बना के देना पड़ेगा। मार्केट में व्यापारी कितने पैसे बना रहा है वो उसको नहीं पता चलता है। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लोथ ऑफ द गारमेंट फैक्ट्रीज। अब ये व्यापारी कहाँ पे बेचते हैं, जो गारमेंट फैक्ट्री होती है वहाँ पे कपड़े को जाके बेचते हैं, गारमेंट फैक्ट्री जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है। इन दिस वे द मार्केट्स वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। इस तरीके से जो मार्केट है वो किसके फेवर में रहती है ज़्यादा, मर्चेंट के, व्यापारी के। समझ में आ रहा है किस तरीके से काम हो रहा है। कॉटन उगाई एक पर्सन ने, उसके बाद जो मर्चेंट है वो क्या करेंगे, बुनकरों, वीवर्स के पास जाएंगे, उनको ऑर्डर देंगे आप इस धागे से जो है कपड़ा बुन दो, फिर उस कपड़े को खरीद के फैक्ट्रीज में बेचेंगे जहाँ पे उससे गारमेंट बनाया जाएगा, कोई भी चीज़ बनाई जाएगी। शर्ट है, जैसे हम तो शर्ट का पढ़ रहे हैं इसमें, तो शर्ट बनाई जाएगी, पैंट बनाई जाएगी, या कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा गारमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। Weavers invest all their savings on or borrow money at high interest rates to buy looms. Each loom cost 20,000। ये देखो ये सारा सिस्टम इन्होंने क्या बताया है कि कितने रेट पर लूम्स क्या होते हैं, जो
पूरा उनका बंडल होता है पूरा, ठीक है। उसका रेट वगैरह आपको बता रहे हैं, कितने घंटे में इनको कितना काम करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? पुटिंग आउट सिस्टम। whereby the merchant supplies the raw material and receive the finished प्रोडक्ट। देखो पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है कि रॉ मटेरियल भी मर्चेंट प्रोवाइड करा रहा है और फिनिश गुड भी वो खुद ही खरीद रहा है, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? पुटिंग आउट सिस्टम। इट इज प्रिवेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। भारत में बहुत सारे रीजन में इसी तरीके का सिस्टम चलता है, ठीक है, जहाँ पे व्यापारी जाता है बुनकर के पास, अपना ही माल देता है उसको और तैयार माल को खुद ही खरीद लेता है, ठीक। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब देखो जो ये इरोड मर्चेंट है ये इस कपड़े को कहाँ पे सप्लाई करते हैं? जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है दिल्ली के पास, वहाँ पे अपने कपड़े को बेचते हैं ये जाके। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट। अब जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंपनी है वो क्या करती है? फैक्ट्री शर्ट बनाती है इस कपड़े से, ठीक है। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब जब एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? दूसरे देश में बेचती है, तो शर्ट बना के ये फॉरेन मार्केट में विदेशी खरीदारों को बेचते हैं। Among the foreign buyers are business persons from US and Europe who run a chain of stores। अब कौन खरीदता है विदेश में इनसे ये सामान? यूएस और यूरोप में ऐसे बिजनेसमैन जो कि अपनी गारमेंट की चेन मतलब बहुत सारी दुकानें हैं उनकी अपनी, ठीक है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो वो इनसे कपड़ा खरीदते हैं और अपने स्टोर्स में बेचते हैं, ठीक है। These large stores do business strictly on their own terms। अब ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ये अपनी शर्तों पे अपना व्यापार करते हैं। They demand the lowest price from the supplier। ये क्या करते हैं? सबसे कम कीमत पर खरीदेंगे। देखो सबसे कम कीमत पर क्यों खरीदेंगे? ताकि इनको कम पेमेंट करनी पड़े और इनके पास मुनाफा ज़्यादा हो। जब कम पैसों में खरीदेंगे ज़्यादा दामों में बेच पाएंगे, ठीक है। अगर इनको ही खरीदने में महंगा पड़ेगा तो इनका मार्जिन कम हो जाएगा ना। अगर मान लो कोई चीज़ 6 रुपये की मिल रही है और ये 10 में बेचते हैं तो 4 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन अगर वही चीज़ इनको 8 रुपये में मिली और 10 रुपये में मार्केट में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये क्या चाहेंगे कि जहाँ से सबसे सस्ता माल इनको मिले वो वहीं से खरीदे ताकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost। अब क्योंकि देखो ये विदेशी जो बायर्स हैं, खरीदार हैं, इनसे प्रेशर आता है कि इनके ऊपर जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज है जो दिल्ली के पास थी, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर आता है कि ये सस्ते दामों में बनाए चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट जो भी लागत आ रही है इसको ये कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारी लागत आए। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेज। वो क्या करते हैं? मजदूरों से कम मजदूरी पर काम करवाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी कॉस्ट कम आए। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट चीप रेट। उससे फायदा क्या होता है कि इनका सस्ते दाम में सामान बन जाता है और कम कीमत पर ये विदेशी जो मार्केट है वहाँ पे अपने कपड़े को बेच पाते हैं। The Impex garment factory has 70 workers. Most of them are women। अब ये एक और गारमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल है। यहाँ पे 70 जो है वर्कर काम करते हैं, ज़्यादातर उनमें से महिलाएं हैं। Most of these workers are employed on a temporary basis। ज़्यादातर जो महिलाएं काम कर रही है, वर्कर काम कर रही है, टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। This means that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave। देखो परमानेंट नहीं है का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब क्या है? जब भी मालिक को लगेगा, ऑनर को लगेगा कि इस मजदूर की ज़रूरत नहीं है, वो उसको काम से निकाल सकता है। तो ये होता है टेम्परेरी बेसिस। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ। अब हर एक वर्कर को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, ठीक है। जो जितना अच्छा काम करता है, जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से पे किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है जो टेलर बैठा है उस फैक्ट्री में उसको पे किया जाता है कितना? 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। विमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। अब महिलाएं यहाँ पे क्या क्या काम कर रही हैं? हेल्पर का काम कर रही है। क्या क्या करती हैं ये? थ्रेड को काटती हैं, बटन लगाती हैं, प्रेस करती हैं यानी कि आयरनिंग करती हैं और पैकेजिंग करती हैं, ठीक है। दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस। इन सारे कामों की सबसे जो है
कम पेमेंट की जाती है। नीचे देखो आपको पेमेंट भी बता रखी है, आयरनिंग के कितने पैसे मिलते हैं, चेकिंग के, थ्रेड कटिंग, बटनिंग के, ठीक है। तो सबसे कम कीमत इन्हीं कामों की होती है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट में वो शर्ट जब पहुंचती है तो कितने रेट में बिकती है। A number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States and are priced ₹26। $26 की शर्ट जो है, बहुत सारी शर्ट रखी हुई है यूएस के एक स्टोर में और वो $26 पर शर्ट के हिसाब से बिक रही है। दैट इज द शर्ट सेल्स फॉर ₹26 एट अराउंड ₹1200, यानी कि एक शर्ट 1200 रुपये के लगभग की बिक रही है। यूज द डायग्राम शो इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप खुद फिल करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने देखा, देखो एक शर्ट 1200 रुपये की बिक रही है, हमने देखा था कि कितने कम दामों में वो खरीदते हैं, जो एक्सपोर्टर है फैक्ट्री से कितने कम दामों में खरीदते हैं और कितने बड़े मार्जिन का वो प्रॉफिट एक शर्ट से ही कमा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यस। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, गेनर्स कौन होते हैं? जिनको मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। किसको हो रहा है मुनाफा, अब हम वो देखते हैं। अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू बाय द एट द सुपर मार्केट। देखो, अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। सुपर मार्केट में क्या है, एक चेन ऑफ बायर है। कॉटन को किसी ने खरीदा, फिर उससे धागा बनवाया, फिर उससे मर्चेंट ने खरीदा, फिर उससे फैक्ट्री में बेचा और फाइनली फिर वो स्टोर में बिकी। तो ये क्या है, एक चेन ऑफ बायर्स है। बायर्स कौन हो गए? जो खरीदने वाले हैं। ठीक है, कोई रुई खरीदेगा, फिर कोई धागा खरीदेगा, फिर कोई कपड़ा बनवाएगा उसको खरीदेगा, फिर कोई शर्ट खरीदेगा, फिर वो फाइनली यूएस के स्टोर में बेचेगा और हमारे आपके जैसे जो कस्टमर है वो जाके उस शर्ट को खरीदेंगे। ठीक है, तो एक चेन ऑफ बायर्स आ गई। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। बाइंग और सेलिंग हर स्टेप पे हो रही है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई कॉटन बेच रहा है तो कोई कॉटन खरीद रहा है, कोई धागा बेच रहा है तो दूसरा धागा खरीद रहा है, यानी कि बाइंग भी हो रही है हर स्टेज पे, सेलिंग भी हो रही है हर स्टेज पे। Who were the people who were involved in this process of buying and selling? Did they all gain as much? There were people who made profits in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling despite their having toiled very hard, they earned little. Can you place them in the table show here? अब तक देखो आपने चैप्टर पढ़ा, आपको पता चल गया होगा कि कौन लोग ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिनको सबसे कम पेमेंट मिल रही है। ठीक है, अभी तक तो आपको पता लग गया, जिसने कॉटन उगाई थी सबसे पहले उसको भी कम मिल रहा था। अभी ये फैक्ट्री में जो महिलाएं काम कर रही है इनको भी कितना कम वेजेस, यानी कि जो वर्कर हैं इनको भी कम मिल रहे हैं। मर्चेंट्स ज़्यादा कमा रहे हैं और जो यूएस के स्टोर हैं जहाँ पे 1200 रुपये की शर्ट बिक रही है वो ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में है कौन ज़्यादा मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कौन ज़्यादा अर्न कर रहा है और कौन कम अर्न कर रहा है। ठीक है, मार्केट एंड इक्वालिटी, द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? जो फॉरेन बिजनेसमैन है। ठीक है, जो फॉरेन के जो कंपनी है जो उस शर्ट को खरीद रही है इंडिया से, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। जो फैक्ट्री थी दिल्ली के पास जो कि गारमेंट को एक्सपोर्ट कर रही थी वो मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा कम, मीडियम प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, कौन सी कंपनी? जिसने एक्सपोर्ट किया था यूएस की कंपनी को। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ अ वर्कर एट द गारमेंट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। अब जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी इनकम इतनी कम है कि वो अपनी मतलब डे टू डे लाइफ के जो इनके एक्सपेंसेस हैं बहुत मुश्किल से उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग सबसे कम कमा रहे हैं। Similarly, we saw that the small cotton farmer and the weaver at erode put in long hours of hard work. उसी तरीके से हमने देखा था वो किसान जिसने कॉटन उगाई है और वो वीवर बुनकर जो कि इरोड की मार्केट में अपना धागा बेच रहे हैं, वो घंटों घंटों तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। लेकिन उनको अच्छा दाम नहीं मिलता जो भी वो मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत करके जो मार्केट में बेचते हैं उसका अच्छा दाम उनको नहीं मिलता है। द मर्चेंट्स और ट्रेडर आर समवेयर इन बिटवीन। अब जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर थे बीच में जो थे ये इनके बीच में आते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। वीवर से तो ज़्यादा कमाते हैं, ये वीवर जो बुनकर था उससे तो ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर था उससे कम कमाते हैं। Thus not everyone gains equally in the market। इससे हमें क्या पता चलता है, मार्केट में हर कोई इक्वल प्रॉफिट नहीं कमाता। कोई किसी से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कोई किसी से कम प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। डेमोक्रेसी इस बारे में भी है कि हर एक को जो है फेयर वेजेस, मतलब एक इतनी वेजेस मिले कि वो अपना गुजर बसर कर सके।
whether it is Kanta or Swapna, of if the families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to other। देखो अगर जो ये कांता है, स्वप्ना है, ये इतना भी नहीं कमा पाएंगे तो ये अपने आप से दूसरों से अपने आप को कम समझेंगे, है ना, इनके पास कम पैसा है जबकि ये लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। On one hand, the market offers people opportunity for work and to be able to sell things that they grow or produce. It could be better the farmer selling cotton or weaver producing. It could be the farmer selling cotton or the weaver producing cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earnings from the market। देखो जो लोग जो है काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, मार्केट मतलब खेतों में काम कर रहे हैं, या जो वीवर्स हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, वो कम पैसा कमाते हैं, लेकिन जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो ज़्यादा पैसा अर्न कर जाते हैं। These are the people who have money and own the factories and large shop। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा है और जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, लार्ज शॉप्स हैं या फिर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स है। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स। अब जैसे हमने देखा था, स्वप्ना क्यों डिपेंड थी उस ट्रेडर पे, किस लिए डिपेंड कर रही थी ट्रेडर पे, क्योंकि उसने उससे लोन लिया था। लोन लिया था तो इसका मतलब ट्रेडर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसने लोन लिया है उसको उसकी शर्तों पे काम करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स एंड द मोस्ट ऑफन द एम्प्लॉयमेंट। Because of the dependence, the poor are exploited in the market. There are ways to overcome these, such as forming cooperatives for producers and ensuring that laws are followed strictly. In the last chapter, we will read about how one such fish workers cooperative was started on the Tawa River. अब क्या है, देखो अगर हमें इन गरीब लोगों को जो है बचाना है कि इनका कोई शोषण ना करे, तो हमें कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि इनको फेयर वेजेस मिल सके, जो भी ये काम करते हैं उसका फेयर अमाउंट इनको पेमेंट का मिल सके, ठीक है। इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।